छातीमा गोली खाएको छु छातीमा। सीने पर गोली खाने वाला ये युवा उस जेनजी का चेहरा है जिसने नेपाल में सत्ता की चूलें हिला दी, उथल पुथल मचा दी। वो जेनजी जो अपने देश में सरकार और सिस्टम के करप्शन से तंग आ चुका है। वो जेनजी जिसके भीतर नेपाल को नर्क बना देने वाले नेताओं के खिलाफ गुस्सा धधक रहा है। वो जेनजी जो अपनी आवाज और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। और वो गुस्सा जब लावा बनकर फूटा तो इस कदर फूटा कि उसकी आंधी में सरकार उड़ गई, राजधानी काठमांडू धुआं धुआं हो गई। सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु छातीमा। तो आज हम इस वीडियो में इसी जेनजी और उसके तेवरों की बात करेंगे। तस्वीरें तो आपने बहुत जगह कई और प्लेटफॉर्म्स पर देखी होंगी, लेकिन आज ये स्टोरी आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर नेपाल की जेनजी हमारी जेनजी से इतनी धाकड़ कैसे निकली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। न्यूज बीट्स के इस वीडियो में जेनजी की बात। जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि भारत में हाल में जेनजी वर्ड आपने कब सुना था। मुझे यकीन है कि जिनको याद आ गया होगा वो शायद हो सकता है हंस रहे होंगे। हमारे देश की जेनजी यानी नई जनरेशन हाल में रिलीज हुई फिल्म सैयारा देखते हुए सिनेमाघरों में रो रही थी। अपने रोने धोने की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रही थी। इंस्टाग्राम भरा हुआ था पूरा उससे। और इस तरह हमारी जेनजी ने एक कोरियन फिल्म की इंडियन कॉपी को हैरत अंगेज ढंग से कामयाब बना दिया। फिल्म में ना तो बड़े स्टार्स थे, ना मार्केटिंग पर कोई पैसा खर्च किया गया। बस जेनजी की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और सोशल मीडिया प्रचार की वजह से एक चुपचाप से आई फिल्म सैयारा सुपर डुपर हिट हो गई। जबरदस्त कमाई उस फिल्म ने कर दी। लेकिन इस फिल्म ने हमारे जेनजी का तमाशा बना दिया। लोग ये कहकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने लगे कि चीन का युवा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अमेरिका का युवा चैट जीपीटी और ग्रोक जैसे एआई बना रहा है, हमारे देश का युवा सैयारा में फिल्म देखकर थिएटर में मीम बना रहा है, रो रहा है। तो हमारी जेनजी जहां एक फिल्म को देखकर थिएटर में आंसू बहा रही थी, वहीं नेपाल की जेनजी ने देश के सरोकारों के लिए, अपने संवैधानिक हक के लिए अपने यहां की सरकार को हिलाकर रख दिया। नेपाल की सरकार इस कदर हिल गई कि उसने कुछ ही घंटे की छात्र बगावत के बाद सरेंडर कर दिया। सोशल मीडिया पर बैन का फैसला तो वापस लिया ही, लेकिन सोमवार 8 सितंबर के विद्रोह के बाद जिस तरह सरकार में बैठे लोगों और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा था, अब नेपाल में सरकार नाम की चीज फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रही। लेकिन ये देखिए कि नेपाल की इस जनरेशन जी यानी नई पीढ़ी के भीतर कितना तूफान भरा पड़ा था, कितनी आग धधक रही थी। और अपनी सरकार और अपने नेताओं के रंग ढंग को लेकर और उस गुस्से को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बता ही रहे थे। वो अपने सांसदों और नेताओं के बच्चों, रिश्तेदारों की ऐशो आराम भरी लाइफस्टाइल और विदेशी यात्राओं को लगातार उजागर कर रहे थे, जबकि देश की बड़ी आबादी गरीबी और मुश्किलों से जूझ रही है। पारंपरिक राजनीति के चेहरों और उनके तौर तरीकों से ये नई पीढ़ी इस कदर उकता गई थी कि इसकी झलक उसने 3 साल पहले भी दिखा दी थी, जब 2022 में काठमांडू के मेयर इलेक्शन में लोगों ने किसी पॉलिटिशियन को चुनने की बजाय एक रैपर, म्यूजिक कंपोजर और पोएट बालन शाह को अपना मेयर चुन लिया। वही बालन शाह आज इस जेनजी मूवमेंट के पीछे की एक बड़ी ताकत बताए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कहां चूक कर रहे हैं। उन्हें भांप लेना चाहिए था कि आज का युवा चाहता क्या है। हालांकि देखने वाले तो भारत के पड़ोस की इस बगावत में कई तरह के चीजें निकाल रहे हैं और एक खास तरह का पैटर्न भी देख रहे हैं। जैसे 2022 में श्रीलंका में हुआ, 2024 में बांग्लादेश में हुआ, 2025 में नेपाल में हो रहा है। तो इन तीनों देशों का छात्र और युवा खड़ा हुआ, ऐसा उठा कि सरकारों का तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका में 2022 में राजपक्षे परिवार की सत्ता का बोरिया बिस्तरा बंध गया। बांग्लादेश में शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और अब नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली को भी जाना पड़ा। सत्ता की कारगुजारियों के खिलाफ गुस्से की तीव्रता देखिए। इस जेनजी मूवमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा, सब धुआं धुआं कर दिया। भले ही दूर बैठकर देखते हुए लग रहा हो कि नेपाल में छात्रों या फिर जिसे जेनजी यानी जनरेशन जी यानी नई पीढ़ी कहा जा रहा है, उनका ये विराट आंदोलन अचानक फूट पड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, नेपाल सरकार के एक फरमान ने गुस्से को ट्रिगर करने का काम जरूर किया, जिसमें गुरुवार यानी 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया गया। अब बैन तो हटा लिया गया, लेकिन कई प्रोटेस्टर्स की मौत हुई और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। बीते दिन आपने देखा हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, बगावत के एक पैटर्न में बुरी तरह झुलस चुके हैं।
इससे यह भी पता चलता है कि इन पड़ोसी देशों की व्यवस्थाएं कितनी कमजोर नींवों पर पड़ी थी। नेपाल में तो नेताओं की जमात के सत्ता के लालच ने ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी कि वहां 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद इन 17 सालों में 13 सरकारें आ जा चुकी हैं। मतलब हर साल 6 महीने में वहां सरकार बदल रही होती है। लेकिन हमें शुक्र मनाना चाहिए कि आजादी के समय की हमारी लीडरशिप ने इस देश में एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद रखी। उसके सामने बीच बीच में चुनौतियां आती रही हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है जैसी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में दिखाई दे रही है, या जैसे इससे पहले हम पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में देख चुके हैं। सन 74 में हमारे यहां तत्कालीन सत्ता के खिलाफ छात्र युवाओं की अपराइजिंग हुई थी, लेकिन उसमें एक चेतन था, एक विचार था, एक चेतना थी। कोई जेंजी लीड नहीं कर रहा था। उसमें वैसी अराजकता नहीं हुई जैसी आज हम अपने आस पड़ोस के मुल्कों में देख रहे हैं, क्योंकि उसे जो लीड कर रहे थे उनकी भूमिका गार्जियन की तरह थी, एक बड़े मुखिया की तरह थी। वहां जेपी खड़े थे जिनमें एक नैतिक साहस था, धैर्य था, विश्वास था, समझदारी थी। अब तो खैर हम इस कदर निश्चिंत हो गए हैं कि हमारी जेंजी दुनियादारी के तमाम मसाइल को एक तरफ करके थिएटर्स में जाकर सिनेमा के लिए आंसू बहा रही है। लेकिन आप नेपाल के इस मूवमेंट को देखिए, बैनर्स में क्या लिखा है, पोस्टर्स में क्या है, हैंडबिल्स में क्या है, नारे देखिए आप, जेंजी के नारे छाए हुए हैं। ये पीढ़ी बहुत आकांक्षी पीढ़ी है, उसके पास आसमानों से भी ऊंचे सपने हैं, अनगिनत एस्पिरेशंस हैं। ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी आकांक्षाओं को सरकारें ना तो भांप पा रही हैं, ना समझ पा रही हैं, और इसीलिए सरकारें खरी नहीं उतर पा रही हैं। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में तो लगभग 1.25 करोड़ आबादी युवाओं की है, मतलब 16 साल से 40 साल के बीच की उम्र की है। यह युवा आबादी अपने देश की कुल आबादी का 42.5% है। और जरा नेपाल में बेरोजगारी का आलम देखिए, वहां पर बेरोजगारी 19% पहुंच गई है। 2023 की रिपोर्ट बताती है कि रोजगार और शिक्षा की तलाश में 1 लाख से ज्यादा युवा नेपाल छोड़ चुके हैं। यूथ को रोजगार आप दे नहीं पा रहे, शिक्षा के बेहतर मौके आप नहीं दे पा रहे, और अगर वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी थोड़ा बहुत कुछ आमदनी उनको हो रही है, या अगर वो कमा रहे हैं तो सरकार वो भी छीन लेना चाहती है, छीन ही रही है। नेपाल की जेंजी का गुस्सा ऐसे ही थोड़ा ना फूटा है। काठमांडू पोस्ट क्या लिखता है वो देखिए। फेसबुक ने हाल ही में नेपाल में एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था जिसके जरिए क्रिएटर्स रील्स, पोस्ट और वीडियो से सीधे कमाई कर सकते थे। सरकार के इस बैन के बाद ये कमाई रुक गई, जिससे न केवल डिजिटल आय बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। बड़ी इकोनॉमी की बात हो रही है। और ऐसे हालातों के बीच जब ऐसी रिपोर्ट्स आए कि नेपाल के लीडर अपने घर भर रहे हैं, अपने परिजनों का भला कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ में सरकारी सुविधाएं भोग रहे हैं और पब्लिक बुनियादी जरूरतों के लिए भी मरी जा रही है, तो भला ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था? असल में पारंपरिक तौर तरीकों पर चलने वाली राजनीति समझ ही नहीं पाई कि जेंजी आज की वो युवा पीढ़ी है जो पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कल्चर में पली बढ़ी है। और सोशल मीडिया तो इस जनरेशन की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। न्यूज बीट्स की टीम ने एक डेटा आपके लिए जुटाया है जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे नेपाल की नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया को अपने एम्पावरमेंट का, अपने सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है। नेपाल में फेसबुक यूजर्स की संख्या है 1,35,00,000। आपको बता दें इंस्टाग्राम यूजर्स हैं 36 लाख, लिंक्डइन यूजर्स हैं 15 लाख, एक्स के यूजर्स हैं 4,66,000। ये पीढ़ी जिस आभासी दुनिया से या जिस सूचना तंत्र या जिस नेटवर्क से सांस ले रही है, अगर आप उसी स्रोत पर पाबंदी लगा देंगे तो भला कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? उसके लिए सोशल मीडिया सरकार और सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का जरिया तो है ही। बहरहाल नेपाल में जो कुछ हुआ या हो रहा है वो किसी भी मुल्क के लिए एक सबक हो सकता है, और इस आंदोलन में मैसेज बड़े क्लियर हैं। पॉइंट 1, मुल्क चाहे कोई भी हो, तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। पॉइंट 2, पब्लिक की आवाज बंद करने की कोशिश कहीं भी काम नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3, सत्ता की मनमानी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 4, युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, और कम से कम डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, फिजिकल डिस्टेंस अब कोई इशू नहीं रहे। सोशल मीडिया के जरिए सेकंड्स में बात कहां से कहां पहुंच जाती है, जिसे हम वायरल होना कहते हैं। इसीलिए अब वैसा नहीं चल सकता जैसा पारंपरिक राजनीति चलाती रही है, वरना जेंजी आपका जीना हराम कर देगी, जैसा नेपाल में हुआ। नेपाल के विद्रोह को चेतावनी समझा जाए। छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा। यही बड़ी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? न्यूज बीट्स पर मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और शायद हमें भी ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारे देश का यूथ क्या
नेपाल से जुड़े हुए सवालों से खुद को जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा है? आपका क्या व्यू पॉइंट है? इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। आर्थिक रूप से भी अगर आप हमें सहयोग करना चाहें तो इस यूपीआई आईडी पर अपना समर्थन हमें जाहिर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।